सुप्रभात। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम के फर्स्ट पेपर के गुप्त साम्राज्य और राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो कि गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहता है। उसके कुछ सर्टेन टॉपिक्स हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में हैं। मैं आपसे इस वीडियो में प्रारंभिक परिचय, गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभिक परिचय और इन सब की धीरे धीरे आपके साथ बात करूंगी, और कितने राजा प्रारंभ में भारत में गुप्त साम्राज्य में हुए और उसके पश्चात समुद्रगुप्त तक की बात हम इसमें करेंगे। आगे के वीडियो में हम पराक्रमांक समुद्रगुप्त की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। तो परिचय की बात करें हम प्रारंभिक इतिहास की, तो गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत से इतिहासकार इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि यह भारत के इतिहास का स्वर्ण युग था, तो भी यह केवल उत्तर भारत के इतिहास की दृष्टि से ठीक है, किंतु दक्षिण भारत में यदि कोई ऐसा युग माने तो वह गुप्त काल के बाद का युग है, और जब वहाँ सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। दूसरे स्वर्ण युग की कल्पना औपनिवेशिक युग की कल्पना है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय भारतीय इतिहासकारों ने गुप्त युग की स्वर्ण युग के रूप में कल्पना की थी। उन्होंने उसे स्वर्ण युग अथवा यूटोपिया इसलिए माना क्योंकि इसी युग में हिंदू संस्कृति की दृढ़ प्रतिष्ठापना हुई। इस बात को हम ध्यान रखें, यूटोपिया की कल्पना केवल प्रत्येक समाज और प्रत्येक युग में मिलती है। अतीत के किसी युग में अथवा भविष्य में कभी अपनी आकांक्षाओं और आदर्शों के चरितार्थन की कल्पना प्रत्येक समाज करता है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में गुलाम भारत के इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में परिकल्पित किया। इसे अंग्रेजों द्वारा स्वयं को एक सुसंस्कृत एवं सभ्य जाति और भारतीयों को एक पिछड़ी और अर्ध सभ्य जाति कहे जाने के प्रत्युत्तर के रूप में भी देखा जा सकता है, किंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुप्त युग भारतीय सभ्यता और संस्कृति का चरमोत्कर्ष काल था। के.एम. मुंशी के उत्कृष्ट शब्दों में इसका निरूपण किया गया है कि वे गुप्त साम्राज्य के युग के विषय में लिखते हैं कि यह साम्राज्य केवल विजयों और प्रशासनिक निपुणता पर आधारित नहीं था। इसकी महानता इसके समग्र दृष्टिकोण में निहित है। इसकी शक्ति उतनी ही फौजी ताकत पर आधारित थी जितनी भीतरी व्यवस्था और आर्थिक प्राचुर्य पर। इसकी जीवन शक्ति का रस प्राचीन परंपरा और जातीय स्मृति की जड़ों से खींचा जाता था, जिसे उन्होंने कायम रखा, पुनर्व्याख्या की और भरपूर बनाया। मध्य देश और मगध में क्षत्रिय वंश समूहों का उदय और राज्य के प्रति उनकी अटल स्वामी भक्ति साम्राज्यिक प्रसाद का इस्पाती ढांचा था। साम्राज्य की भव्यता शासकों के व्यक्तित्व में लिपटी कोई अलग चीज नहीं थी। जनता अपनी परंपरागत जीवन पद्धति में कुछ उदात्त और भव्य पाकर उसे अपने शासकों की महानता में प्रतिबिंबित देखती थी। भारत के इस स्वर्ण युग के जीवन में जितना सुखी हमारी संस्कृति, जितनी रचनात्मक थी, उतनी और कभी नहीं। गुप्त राजाओं के अधीन भारत की राजनीतिक एकता पुनः स्थापित हो गई। यद्यपि गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना विशाल नहीं था, फिर भी इसने प्रायः संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकसूत्रता में बांधे रखा। गुप्त काल का सौंदर्य एवं वैभव मूलतः उस सर्वतोमुखी सांस्कृतिक उत्कर्ष में है जिसमें सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक विकास का परमोच्च दिखाई देता है। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। हम गुप्तों का उदय और प्रारंभिक नरेशों की बात करें तो गुप्त वंश की उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास के विषय में कुछ जानकारी का अभाव है। यद्यपि गुप्त कुल नाम वाले पदाधिकारियों और गुप्त कुल एवं वंश की रानियों का नाम
शुंग और सातवाहन काल के अभिलेखों में मिलते हैं, किंतु यह कह पाना कठिन है कि इन गुप्त नरेशों से कोई संबंध था अथवा नहीं। गुप्त नरेशों का किसी प्राचीन गुप्त वंश से नाम जोड़ा नहीं जा सकता। गुप्तों के उदय के मूल स्थान के प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार गुप्तों का मूल राज्य मगध ही था, लेकिन उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर प्रयाग साकेत क्षेत्र को गुप्तों का मूल स्थान मानना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। गुप्तों ने अपने अभिलेखों में कहीं भी अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है। एकमात्र अप्रत्यक्ष उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की विवाहिता पुत्री प्रभावती गुप्ता, जो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, के पूना ताम्रपट में मिलता है, जिसमें उसने स्वयं को धारण गोत्र का बताया। वाकाटकों का गोत्र विष्णुवृद्ध था अथवा धारण गोत्र गुप्तों का रहा होगा। अग्नि पुराण में धारण गोत्र ब्राह्मणों का ही बताया गया है। इसी प्रसंग में गुप्त शासकों के विविध ब्राह्मण कुलों के साथ हुए वैवाहिक संबंध उल्लेखनीय हैं। जहां एक ओर ब्राह्मण वंशीय कदम्ब शासक काकुस्थ वर्मन ने अपनी कन्या का विवाह गुप्त काल में किया था, वहीं गुप्त राजकन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन सेकंड से हुआ। किंतु वैवाहिक संबंध ही केवल गुप्तों की जाति निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। वे सहायक तो हो सकते हैं। निश्चित एवं असंदिग्ध साक्ष्यों के अभाव में अधिक प्रबल संभावना यही जान पड़ती है कि गुप्त वंश के राजा धारण गोत्रीय ब्राह्मण थे, जिन्होंने शुंग, कण्व और सातवाहन वंश की परंपराओं को आगे बढ़ाया। विभिन्न विद्वानों द्वारा गुप्तों के वैश्य, क्षत्रिय और जाट होने की संभावना भी व्यक्त की गई, लेकिन यह इतना विवादास्पद प्रश्न है कि इस बारे में कोई अंतिम वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। हम बात करें गुप्त शासकों की श्रृंखला की, तो हमें सबसे पहले नाम श्रीगुप्त का मिलता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 275 से 300 ईस्वी तक था। अभिलेखों में उसे महाराज की उपाधि दी गई है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने उसे यह संभावना व्यक्त की कि वह कोई साधारण सामंत राजा था, लेकिन किसी सर्वोच्च शक्ति का अस्तित्व इस काल में दृष्टिगोचर नहीं होता। दूसरी ओर हम देखते हैं महाराज शब्द का प्रयोग छोटे क्षेत्र के स्वतंत्र राजाओं द्वारा भी किया जाता रहा है। अतः यह मानना कि अधिक युक्ति संगत है कि श्रीगुप्त एक सीमित क्षेत्र का स्वतंत्र राजा था। यह क्षेत्र प्रयाग साकेत का था और संभवतः अयोध्या गुप्तों की प्रारंभिक राजधानी थी। श्रीगुप्त के काल की किसी घटना की जानकारी हमें नहीं मिलती। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच 300 से 320 ईस्वी तक था। उसकी पदवी भी महाराज मिलती है, जिससे प्रतीत होता है कि उसके समय में गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं हुई। फिर हमें चंद्रगुप्त प्रथम का नाम मिलता है, जो 320 से 335 ईस्वी तक शासक रहता है। महाराज घटोत्कच के पुत्र महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की शक्ति को बढ़ाया और उसे साम्राज्य का स्वरूप प्रदान किया। पुराणों और प्रयाग प्रशस्ति के उल्लेख से ज्ञात होता है कि उसके काल में गुप्त साम्राज्य पश्चिम में प्रयाग जनपद से पूर्व में मगध और बंगाल के कुछ भागों तक, दक्षिण के मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी भाग तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत प्राचीन वत्स जनपद प्रयाग, कोशल प्रदेश, साकेत तथा बिहार का पश्चिमोत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी भाग सम्मिलित था। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की महत्वपूर्ण घटना लिच्छवियों के साथ उसके वैवाहिक संबंध था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिसकी पुष्टि उसकी स्वर्ण मुद्राओं एवं प्रयाग प्रशस्ति से होती है। चंद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्राओं के मुख भाग पर राजा और रानी की मूर्तियां अंकित है और चंद्रगुप्त और कुमार देवी के नाम लिखे हुए हैं तथा पृष्ठ भाग पर सिंह के ऊपर बैठी देवी के नीचे लिच्छवय लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवियों ने वैशाली के पास अपना प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिया और मगध का कुछ भाग जीतने में उसकी सहायता की, लेकिन चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर अधिकार नहीं कर सका। इस विवाह का गुप्तों के लिए बहुत महत्व था। इससे न केवल गुप्तों को राजनीतिक लाभ हुआ, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में जानकारी अत्यल्प होने के कारण उसके इतिहास के बारे में निश्चित अनुमान करना
कठिन है। मजूमदार कहते हैं उसके विषय में यह कहना संगत होगा कि अधिराज्य इतना बड़ा था कि वह महाराजा धीराज की पदवी अपना सका और उसके पुत्र के लिए यह संभव हो सका कि वह विजय अभियान पर निकले और एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाले। अगले वीडियो में हम समुद्रगुप्त पराक्रमांक की बात करेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।